पर्पस ऑफ ज्योग्राफी या एम्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के उद्देश्यों के बारे में पार्ट फर्स्ट हमने कल कंप्लीट किया था और उसी के क्रम में आज हम पार्ट सेकंड में प्रवेश करेंगे। पार्ट वन में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से रोमन और यूनान काल से लेके वर्तमान तक भूगोल के उद्देश्यों में निरंतर विस्तार होता रहा है। उसमें नई नई चीज़ें जो है भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में उसके उद्देश्य के तहत जुड़ती गई और इसी के संदर्भ में हमने हॉटशॉन और कुछ और भूगोलवेत्ता रिटर, हम्बोल्ट, इनके विचार के बारे में डिस्कस किया था और कुछ पॉइंट्स हमने जो स्लाइड्स में देखे थे वो आपको बिल्कुल याद होंगे कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हैं उन एलिमेंट्स के आपसी संबंध या उन एलिमेंट्स का अध्ययन जिसमें मानव खुद भी सम्मिलित है उसका भूगोल के अंतर्गत उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया और जो अलग अलग क्षेत्रों में इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के अंदर जो डिफरेंस मिलता है उनमें जो अंतर अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार पाया जाता है और वहाँ के मानवीय तत्वों या मानव के द्वारा जो उसके अंतर्गत अपने अनुकूलन की प्रक्रिया के तहत या उसमें एडजस्टमेंट की प्रक्रिया के तहत जो जटिल मानवीय और प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न हुए उनका उद्देश्य, उनका अध्ययन का उद्देश्य भी भूगोल का रहा है। इसे ही पार्थिव एकता का जो सिद्धांत टेरेस्ट्रियल यूनिटी है वो कहा जाता है और जो पर्टिकुलर एरिया में कोई विशिष्ट अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक या विद्वान है वो हमेशा से भूगोल के उद्देश्यों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं या उपेक्षित करने का प्रयास करते हैं। उनका ऐसा मानना है भूगोल में विशिष्ट अध्ययन का या क्षेत्रीय अध्ययन का कोई विशेष महत्व नहीं है और इसके अलावा यदि विकास होता है और विकास यदि वो असमन्वयकारी होता है तो वो निश्चित रूप से मानव के लिए लाभदायक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको विकास के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण का ह्रास नहीं हो, उसका एक्सप्लोटेशन नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब ही भूगोल का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा होगा और भूगोल का मूल उद्देश्य मानव का कल्याण है। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं सरकार मानव विकास के लिए लागू करती है उसमें उसे कहीं न कहीं प्राकृतिक वातावरण को देखते हुए कि उसको नुकसान न पहुंचे और मानव भी विकास करे, इस प्रकार का यदि विकास होगा तो ही वो सार्थक होगा। इस तरीके की बातें हमने भूगोल के उद्देश्यों के अंतर्गत पार्ट वन में देखी थी। आज पार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो आपको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ताकि भूगोल के उद्देश्य पे यदि कोई प्रश्न आता है तो आप उसको कंसोलिडेट करके आपके एग्जामिनेशंस जो फाइनल है उसके अंदर आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आगे कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं हम उनको अलग से टॉपिक वाइज जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ उद्देश्य आपके स्क्रीन पर हैं जो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर वन, पृथ्वी पर मौजूद जैविक व अजैविक पदार्थों का विकाल टाइम एंड स्पेस में वितरण का अध्ययन, कि इस बात का अध्ययन जो है भूगोल का उद्देश्य है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जो जैविक और अजैविक पदार्थ है वो अलग अलग जगह उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। कहीं पर कोई चीज़ या कोई तत्व पाया जाता है, कहीं पर नहीं, चाहे वो पादप हो, चाहे वो मानव हो। मानव की भी अलग अलग जगह की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी फिजिकली मेंटली होती है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो पादप वर्ग के पौधे आदि हैं वो भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर मिलते हैं। इसी प्रकार से अजैविक जो जैसे मिनरल्स है, रॉक्स है, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक तत्वों का जो वितरण है उसके बारे में गहन अध्ययन करना भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है।
तो टाइम एंड स्पेस, और यह जो वितरण और उनका डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन है वो स्पेस और प्लेस और टाइम, तीन चीजें आती है। तो टाइम और स्पेस, इसके आधार पर उनका वर्णन हो कि पहले और वर्तमान में क्या अंतर है, क्या उस चीज में कमी आ रही है, क्या उसका विकास हो रहा है, क्या उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है उसका एनालिटिक अध्ययन करना, एनालिसिस करना भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। ये पहला पॉइंट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरा जो टॉप पॉइंट है आपका, वो आपका लिखा हुआ है, भूतल पर प्रादेशिक विभिन्नता के कारण उत्पन्न विभिन्न प्रदेशों के पार्थिव घटनाक्रम, टेरेस्ट्रियल फिनोमिना को समझना, कि अलग अलग जगह जो अलग अलग प्रदेशों में भूतल पर जो भिन्नताएं पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं अलग अलग रीजन्स में, उनके क्या रीजन्स हैं उनके उत्पन्न होने के, और किस प्रकार का फिनोमिना वहाँ पे डेवलप हुआ है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का हमें टेरेस्ट्रियल फिनोमिना देखने को मिलते हैं, अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती है, और वो क्षेत्र विशेष में ही होती है, और उसके आसपास के क्षेत्र, एक प्रदेश जिसको हम कहते हैं, उसी में वो चीज डेवलप होती है। तो इसका कारण प्रभाव और उसके उत्पन्न होने के, इन सब के बारे में अध्ययन करना भूगोल का विषय है। तीसरा पॉइंट हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं, मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, कि किस प्रकार मानव और पर्यावरण का संबंध है। मानव पर्यावरण के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने यहाँ तक कहा है कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी की उपज है मानव। इसका मतलब कि पृथ्वी के अगेंस्ट में दिया जाएगा, वातावरण के अगेंस्ट में जाएगा, एनवायरमेंट की उपज है, पर्यावरण की उपज है, पृथ्वी की उपज है, यदि उसके अगेंस्ट में वो जाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए अलग अलग जगह मानव ने एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हुए अपने अनुकूलन या एडजस्टमेंट उसमें किया है, और उसने सरवाइव करने का प्रयास किया है। प्रकृति को अपने अनुकूल या अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढालने के लिए उसने निरंतर प्रयास किया है, और विकास के मार्ग में उसने प्रशस्त किया है। और इनका आपस में जो रिलेशन है उसका अध्ययन करना, क्योंकि इनके मैन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशन आपको अर्थ पे अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, वो अध्ययन करना, और उनके अलग अलग प्रकार के जो फंक्शनिंग होते हैं, उनकी आर्थिक क्रियाएं होती है, उनकी दैनिक जीवन होता है अलग अलग क्षेत्रों में मैन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के तहत, उसका अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य है। चौथा जो पॉइंट हम ले सकते हैं, इकोलॉजिकल एनालिसिस द्वारा किसी प्रदेश के मानवीय तत्वों और मानव समाज के बीच जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को समझना एवं उनका मूल्यांकन करना। तो इकोलॉजिकल एनालिसिस ये होता है कि किस प्रकार पारिस्थितिकी का विश्लेषण किया गया है, इसके अंदर प्रदेश के जो, किसी भी प्रदेश के जो वातावरणीय तत्व है और मानव समाज के बीच जो उनके जैविक रिलेशंस हैं, उनके आर्थिक रिलेशंस हैं, आर्थिक क्रियाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार के समाज और उनके सामाजिक रीति रिवाज और उनकी सामाजिक जो प्रथाएं हैं वो चलती हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक संबंध जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की कल्चर हमको देखने को मिलती है, वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग वो वहाँ की कल्चर होती है, वहाँ के लोगों, वहाँ के समाज के अकॉर्डिंग वहाँ की कल्चर डेवलप होती है। तो इन सभी का पारिस्थितिक तंत्र का विश्लेषण करना जो है वो भूगोल का उद्देश्य कहा जा सकता है। तो ये सब बहुत विस्तृत दृष्टिकोण से भूगोल के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लानिंग में योगदान। तो इस हेतु उसे उस प्रदेश के प्रकृति में मानवीय संसाधनों का मापन तथा विकास हेतु उनका अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज आवश्यक है। इस पॉइंट के अंतर्गत सीधा सीधा ये चीज सामने आती है कि रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जो प्रादेशिक संगठन हैं, और प्लानिंग, तो प्लानिंग करने में अलग अलग क्षेत्र के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और उनका प्रमुख योगदान का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन मानव को उपलब्ध है, या जो संसाधन वहाँ पे उपलब्ध है,
उनका मेजरमेंट करें और विकास के लिए उनका अनुकूलतम उपयोग करना सुनिश्चित करें। एक निश्चित मात्रा के बाद या पश्चात यदि किसी संसाधन का आप उपयोग करते रहेंगे तो एक स्थिति में उसकी समाप्ति की ओर वो बढ़ेगा और फिर उसके ऊपर जो मानव का विकास जो आधारित है या जो निर्भर है उसके ऊपर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी जो है प्लानिंग के अंदर भूगोल का उद्देश्य या प्लानिंग में भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ये प्लानिंग का यहाँ पे मतलब है कि जो संसाधन वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध है उसका मानव जो उपयोग करता है वो बहुत ही विवेकपूर्ण और बौद्धिक यूज करके उसका उपयोग वो ले। तो इस प्रकार से हमने पहले भी देखा कि बिना समन्वय के यदि विकास है, असमन्वयकारी यदि डेवलपमेंट है तो वो मानव के लिए हार्मफुल होगा। तो ये 5 पॉइंट अपन ने देखे कि भूगोल के उद्देश्यों को हम अलग अलग करके डिफाइन करने का प्रयास किया हमने। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपको इन उद्देश्यों के बारे में एक सामान्य जानकारी होगी। ये मैंने आपको स्लाइड्स के ऊपर जो पॉइंट्स दिए हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और इसके अंतर्गत आप और अलग बुक्स से मैंने बनाया उसके अलावा भी आप इसके अंदर मैटर ऐड करके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपको 6 उद्देश्यों के रूप में इसको डिवाइड करके आपको दिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करते हुए लगभग इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। थैंक यू।